चलिए, आज 21 अप्रैल है और इसे सिविल सर्विसेज डे के रूप में कमेमोरेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में भी समझेंगे कि इसे 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, भारत में ये कब से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ, और सिविल सर्विसेज का एक इतिहास समझेंगे जिसकी वजह से ही वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कह के पुकारा था। हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, पर मेन एलिमेंट है कि आप इस चीज़ को लेकर मैच्योर होंगे कि सिविल सर्विसेज के दायित्व क्या हैं, सही मायने में देश में उनकी पोजीशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका इम्पैक्ट कितना है। आज की मैं आपको सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेशन की एक क्लिप शेयर करूंगा। उसमें जहाँ से देश के प्रधानमंत्री बोलना शुरू होते हैं, अंत तक जब वो बोलेंगे आप उसे सुने। इससे आपको प्रेपरेशन के दौरान एक फ्रेमवर्क मिलता है कि देश की सरकार सोच कैसे रही है, किस दिशा में सोच रही है। हम जब कोई टॉपिक पढ़ें या सब्जेक्ट पढ़ें तो हमने उसे किस प्लेटफॉर्म पे रख के पढ़ना है। जब आप अपने प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं तो आपको यह समझ आना शुरू हो जाता है कि सही मायने में विजन क्या है इस समय देश की सरकार का। तो आप भी जो फिर पढ़ते हैं उसको एक विजन मिलता है, आप उस लाइट में पढ़ते हैं। ओके, सिविल सर्विसेज डे आज कितनी तारीख है? 21। तो ये कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। सवाल पैदा होता है कि इसी दिन क्यों मनाया जाता है, 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? 1947 आज़ादी 15 अगस्त को हुई। उसके पहले 15 अगस्त के पहले जुलाई, फिर उसके पहले जून, उसके पहले मई, उसके पहले अप्रैल। तो 1947 में 21 अप्रैल को हमारे उस समय के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, अभी तो देश आज़ाद ही नहीं हुआ है, देश तो अभी आज़ाद होगा, लेकिन फिर भी हम कह के पुकार रहे हैं गृह मंत्री। ये कैसे हो जा रहा है वो मैं अभी समझा दूंगा। बट आप इतना समझिए कि वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आप सरदार के नाम से भी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने उस समय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोबेशनर्स का बैच था, जब आपका भी सिलेक्शन होता है, आप भी प्रोबेशनरी होते हैं सारे, तो जो प्रोबेशनर्स का बैच था उन्हें 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में जो स्पीच दी थी, उस स्पीच में उन्होंने इन प्रोबेशनर्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी कि सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कह के संबोधित किया था। वो इसी फेमस स्पीच में किया था। 21 अप्रैल 1947 की स्पीच ये मेटकाफ हाउस में थी, ये दिल्ली में है। सवाल आता है ये मेटकाफ हाउस क्या है दिल्ली का? देखिए, भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके रेजिडेंट्स भारत के राजघरानों में रहा करते थे। वो अपना आदमी, अपना एजेंट फिट करते थे राजघरानों में। इसी तरह से लास्ट मुग़ल रूलर बहादुर शाह ज़फ़र टू या बहादुर शाह टू ज़फ़र, तो लास्ट मुग़ल रूलर के पास जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो थे मिस्टर मेटकाफ। और मिस्टर मेटकाफ का ही जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट था जो तैयार किया गया था, वही बाद में जाके मेटकाफ हाउस के रूप में फेमस हुआ। और उसी मेटकाफ हाउस में ये स्पीच डिलीवर हुई। और आज भारत में वो मेटकाफ हाउस दिल्ली में डिफेंस से जुड़ी साइंटिफिक, डॉक्यूमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस के रूप में ये एरिया जाना जाता है। ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, फोटोग्राफी टोटली प्रोहिबिटेड है, तो पॉसिबल है कि आपको ना मिले नेट पे। बट आज यहाँ पर डिफेंस अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनसे जुड़े हुए कामकाज होते हैं, आप इतना समझ लीजिए इस मेटकाफ हाउस में। तो ये मेटकाफ हाउस में वल्लभ भाई पटेल ने उस समय में स्पीच दी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोबेशनर्स को, और उन्हें सिविल सर्विसेज
के रूप में स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के तौर पे संबोधित किया, एड्रेस किया। आई बात समझ में? चलिए, वेरी गुड। और इसीलिए हम 21 अप्रैल को ही आज दिन तक सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ सिविल सर्विसेज डे टू कमेमोरेट दिस इवेंट। इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। ओके अब भारत में इसका सेलिब्रेशन शुरू से कब से हुआ? आज 21 अप्रैल 2023 को जो सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 21 अप्रैल 2006 को, ये मार्कर सारे ही ठीक नहीं चल रहे, 21 अप्रैल 2006 को दिल्ली के विज्ञान भवन में पहला सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया गया। पहला सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया गया दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को। डन? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, वेरी गुड। और फिर इस हिसाब से 2023 में जो सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा होगा, ये कौन सा सिविल सर्विसेज डे होगा? 16वां सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है। ओके और आज प्रधानमंत्री ने उसे संबोधित किया। अब अगला सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री अवार्ड देते हैं इस इवेंट में, क्यों देते हैं? प्रधानमंत्री ही क्यों देते हैं, राष्ट्रपति नहीं देते हैं? और कौन कौन मंच पर प्रेजेंट हो सकता है पॉसिबली? तो अब हम उसका आंसर देते हैं आपको। देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, इसमें सिविल सर्विसेज के अंदर टोटल एक तो आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, और ऑल इंडिया सर्विसेज में आप सब जानते हैं दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इनके बाद आती हैं ग्रुप A सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। ग्रुप A सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, लगभग 16 सर्विसेज इसमें आती हैं, और इसकी बड़ी फेमस सर्विसेज हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS। ऐसी 16 सर्विसेज इसमें आती हैं ग्रुप A सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। लगभग 5 ग्रुप B सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं। यूनियन टेरिटरीज़ के जो ऑफिसर्स हैं या DSPs हैं, वो इनके वाया भर्ती कर लिए जाते हैं। तो 5 और 16 कितने हो गए? 21, और 21 और 3 कितनी हो गई? 24। तो ऑलमोस्ट इन 24 सर्विसेज के लिए जो एक एग्ज़ाम होल्ड होता है, हम उसे नॉर्मली इस सिंगुलर नेम से पुकारते हैं, दैट इज़ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, दैट इज़ CSE। और कई लोग इसे सिंपली IAS का एग्ज़ाम कह देते हैं। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी UPSC की है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके इसे UPSC कंडक्ट कराता है। लेकिन अब UPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया, आपकी भर्ती हो गई, अब आपका काम हो गया। अब आगे हु शैल डील विद यू? कौन डील करेगा आपके साथ? यहाँ पे एग्जिस्टेंस आती है अब एक मंत्रालय की। तो देयर इज़ अ मिनिस्ट्री। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री है? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, एंड पेंशंस। और ये मिनिस्ट्री किसके अंदर होती है? प्राइम मिनिस्टर के। ओके ये मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन ये मिनिस्ट्री है। और इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, MOS हैं, वो आपको मंच पे दिखेंगे। मेनली सारा काम तो वही मैनेज करते होंगे, और वो हैं जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी, स्टेज पे भी वो दिख जाएंगे।
तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के MOS हैं जितेंद्र प्रसाद, और जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं PM इटसेल्फ। तो PM ही मंच पर रहते हैं और आपको इस दिन अवार्ड्स देते हैं। अब अवार्ड्स किस क्षेत्र में देते हैं देखिए, प्राइम इस दिन क्या दिया जाता है, प्रेसिडेंट अवार्ड नहीं, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड। कई बार स्टेटमेंट्स आती हैं और हम गलतियां करते हैं, इस बात को ध्यान से समझ के चलिएगा। सो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट्स। अब बुलाया तो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ऐसे किसी अधिकारी को ही जाएगा, लेकिन अवार्ड किसकी मलकियत है, अवार्ड किसकी धरोहर है, वो उस डिस्ट्रिक्ट की है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो काम हुआ उसे दिया जा रहा है। सो आर प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी प्रोग्राम्स एंड इनोवेशन कैटेगरीज। जल पहुंचाने के लिए कोई इनोवेशन की है, बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए कोई इनोवेशन की है, या सरकार की कोई योजना को इम्प्लीमेंट किया है इतने ग्रास रूट लेवल पर, या यातायात के साधन नहीं है फिर भी सैटेलाइट के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ तक पढ़ाई पहुँचाई है। देयर आर मैनी इनोवेशन थिंग्स। एक वर्ष में, एक साल में भारत में योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए, लाभार्थियों को उनका लाभ दिलवाने के लिए बहुत इनोवेशंस होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ऑफिसर लेवल पर, सिविल सर्वेंट्स के लेवल पर, और बड़ी नीति के साथ वो उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इनोवेशन और प्रायोरिटी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में अगर एक्सीलेंस आपने अचीव किया है तो उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लेने के हकदार हैं। जिले को जाएगा ये अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और हर वर्ष इसका एक थीम होता है, हर वर्ष इसका एक थीम होता है। इस वर्ष इसका थीम है विकसित भारत। 2023 का सिविल सर्विसेज डे का थीम है विकसित भारत। ग्रास रूट लेवल तक, रिमोट एरिया तक हमने हर किसी को एम्पावर करना है, गरीब से गरीब तक योजनाएं लेकर के जानी है। इतनी बात समझ में आई। अब सवाल ये आता है कि जब मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, इन अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो क्या है नीड इन सिविल सर्विसेज की, क्यों ये कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, और क्या बार बार याद दिलाया जाता है इन्हें। तो सिविल सर्विसेज डे मनाने का जो मेन रीज़न है वो ये बताना कि आपकी समाज के प्रति क्या दायित्व है, आप इन्हें पुनर्याद करिए, आप रीकमिटमेंट की तरफ जाइए, अपनी सर्विसेज को फिर से तेज करिए, नया बनाइए, और ये समझिए कि नागरिकों का कल्याण आपकी प्रायोरिटी है। तो सिविल सर्विस वर्ड को इम्पोर्टेंट दीजिए। कैसे? ये सेवाएं नागरिक सेवाएं हैं। When you are talking about the civil services, it is the civil branch। ये नागरिक सेवाएं हैं, ये जुडिशियल सर्विसेज नहीं है, ये मिलिट्री या डिफेंस सर्विसेज नहीं है। यूपीएससी जुडिशियल सर्विसेज में तो एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करता है, स्टेट सिविल सर्विसेज करते हैं। स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशंस जुडिशियल एग्ज़ाम्स होल्ड करते हैं, क्योंकि पीसीएस जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है। लेकिन यूपीएससी डिफेंस के एग्ज़ाम होल्ड करता है, एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है। यूपीएससी के अंदर जो सिविल ब्रांच है आप उससे बिलोंग करते हैं, सिविल सर्विसेज। आप नागरिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ना तो जुडिशियल, ना डिफेंस मिलिट्री, द सिविल ब्रांच, नागरिक सेवाएं। इसके तहत जब हम एक देश की बात करते हैं तो आज तो हमारा देश वेलफेयर देश है। इंडिया इज़ अ वेलफेयर कंट्री, इट इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट। तो वेलफेयर कंट्री होने के नाते सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड देयर सिटीजन, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ द स्टेट। भारतीय राज्य की जिम्मेदारी है। और इसको आप बांट दीजिए कई चीज़ों में। लोगों को सिविक कम्युनिटीज़ पहुंचाना फॉर द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, आप उन्हें स्वच्छ जल पहुंचाना चाहते हैं, शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, सेहत पहुंचाना चाहते हैं, सबको घर देना चाहते हैं, ये तो एक चीज़ हो गई। लोगों को यातायात के साधन देने हैं, आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन देना है, क्योंकि इकोनॉमी को भी बल देना है और लोगों के लाइफ को भी बेटर करना है। इसके लिए रेलवे है, रोडवेज़ है, वाटरवेज़ हैं,
एयरवेज हैं, कितना कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी से लेकर के हायर लेवल तक एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी से लेकर के टर्शरी सेक्टर तक हॉस्पिटल सेक्टर है सारा का सारा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से होते हुए सिविल हॉस्पिटल से होते हुए आप एम्स तक चले जाते हैं। तो तमाम योजनाएं इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हमारी कंट्री में किसी भी तरह से रोज़गार के सृजन को बल देना हो, किसानों की बेहतरी की बात हो, अच्छी बीज की योजना चलानी है, सिंचाई की योजना चलानी है, तमाम जो मुद्दे आपसे जुड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सब सरकार संभव कर पाती है एक परमानेंट ब्रांच की मदद से। वो परमानेंट ब्रांच क्या है? तो आपके सामने देश चलाने के लिए 3 ऑर्गन निकल के आते हैं। एक द जुडिशरी, दैट इज़ द न्यायपालिका। दूसरी द लेजिस्लेटिव, दैट इज़ द विधान पालिका, विधायिका। तीसरी द एग्जीक्यूटिव, द कार्यपालिका, कार्यपालिका। अगर मैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, विधान पालिका और कार्यपालिका की बात करूँ, तो एग्जीक्यूटिव में जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है आपकी, उसमें आपके सामने कौन आ रहा है? द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज़ द मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, MOS। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, दैट इज़ द ब्यूरोक्रेसी, द प्रशासन, द एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिविल सर्विसेज स्थायी विंग है, परमानेंट विंग है एग्जीक्यूटिव का। क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री बदलेंगे, सब होगा, ब्यूरोक्रेसी परमानेंट चलती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन परमानेंट चलती रहती है। वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वही चीफ सेक्रेटरी नए मुख्यमंत्री को सेवा दे रहा होगा, नए गवर्नर को सेवा दे रहा होगा। वही PMO के अधिकारी नए प्राइम मिनिस्टर को सेवा दे रहे होंगे। वो आने पर बदल भी सकते हैं, लेकिन वो कहीं और सेवा चले जाएंगे। सो जब आप इसे पढ़ते हैं तो मैं आपको, अगर तो मेरे फ़ोन में हो, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। बेहद खूबसूरत इमेज है। एक सरकारी स्कूल की दीवार पर ये इमेज थी और मेरे एक स्टूडेंट जो कि इस समय अपनी जॉब में हैं और जॉब के तहत ही उनको असाइनमेंट मिला उस गांव में जा कर के मेजरमेंट ऑफ लैंड मेजरमेंट का। तो उन्होंने मुझे ये इमेज भेजी कि सर देखिए, जो हम पढ़ते हैं दीवार पर कितने सहज रूप में लिखा है और कितनी खूबसूरती से लिखा है। हो सकता है कई बार पॉलिटी पूरी पढ़ने के बाद भी हमें ये क्लियर ना हो। ये मैं आपको पंजाबी में लिखा है, ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कितनी सुंदर तरह से दिखाया है। लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेवल पर और स्टेट के लेवल पर, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर। जब एग्जीक्यूटिव को आप नोटिस करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? देखिए ध्यान से, सेंट्रल लेवल पर अस्थाई कार्यपालिका यानी कि टेम्परेरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। नोटिस किया आपने? और देखिए कितनी सुंदर तरह से मंत्री परिषद बताया गया। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उप मंत्री माने डिप्टी मिनिस्टर। पर दूसरी तरफ देखिए स्थायी कार्यपालिका, उसमें लिखा नहीं, पर वो वही है जो मैंने आपको भी बताया, द ब्यूरोक्रेसी, द एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ आपका सिलेक्शन अगर होता है तो यू आर गोइंग टू बिकम द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आप स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे, द ब्यूरोक्रेसी। सिविल सर्विसेज इन्हीं के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, नागरिक सेवाएं। ओके, और ये किसका विजन, ये किसके एम को, किसकी पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करती हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन का विजन, उसका एम और सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करती हैं सिविल सर्विसेज, जो कि देश की ज़रूरतें हैं। आरंभ कहाँ से आया होगा, इसकी आवश्यकताएं कब से पड़ी होंगी, कैसे एग्जिस्टेंस में आया? चलिए इसको समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिविल सर्विसेज के एग्जिस्टेंस में आने की बात करते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट सेंस में जब उसे अटैच करते हैं कि इसको उसने शुरू किया, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम जिस रूप में उसे अपना रहे हैं हम उसके आरंभ की बात कर रहे हैं। पर ओवरऑल अगर हम इंडिया लेवल पर सिविल सर्विसेज की एग्जिस्टेंस की बात करें तो हमें समय समय पर ट्रेसेस मिले हैं कि सिविल सर्विसेज जैसी कोई सेवाएं तब भी थी, ये ऑफिसर्स तब भी थे। जैसे मौर्य काल में अगर आप मौर्यन हिस्ट्री को पढ़ें
तो मॉडर्न हिस्ट्री सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हिस्ट्री है, मतलब प्रशासन को सेंट्रलाइज किया गया था मौर्यों के द्वारा। इट वाज हाई लेवल सेंट्रलाइजेशन। और इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया को इतने कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट में सेंट्रली एडमिनिस्टर करना पॉसिबल ही नहीं है, वो भी इतने रिच मैनर में, क्योंकि समृद्ध रहा है राज्य, मौर्यों का राज्य समृद्ध रहा है, बहुत प्रॉस्पेरस। ये पॉसिबल ही नहीं था अगर एक हियरार्की ऑफ ऑफिसर्स ना होती और वो ऑफिसर्स एक खास फैशन में ट्रेंड ना होते, कमांड ना फॉलो की जाती, वरना कैओस होता, कोई अपना ऑर्डर मान रहा है, कोई अपना ऑर्डर। ऐसे में माना जाता है कि एक डेडिकेटेड क्लास ऑफ ऑफिसर्स थी जो रेवेन्यू सिस्टम को एडमिनिस्टर करते थे, टैक्स कलेक्शन सिस्टम। और वो ऑफिसर्स पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी और उपध्याय परीक्षण जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वाया इनके सिलेक्शन होते थे। तो ऐसा कुछ मिलता है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है या चाणक्य ने या विष्णुगुप्त, आप किसी भी नाम से जानिए, उनके अर्थशास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि मौर्यन का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सारी दुनिया जानती है, गुप्तों के शासनकाल में भी हमें ये ट्रेस मिला, लेकिन फिर मुगलों के समय में तो ये बिल्कुल क्लियर है। मुगलों की चेक एंड बैलेंस की नीति, डिपार्टमेंट बांटे हुए थे उन्होंने और हर डिपार्टमेंट को ऐसे इंटीग्रेट किया था आपस में कि चेक एंड बैलेंस रखा जाता था। सूबेदार अपॉइंट किया गया एक सूबे का, लेकिन दीवान जा रहा है सेंटर से, उस पर चेक एंड बैलेंस रखेगा। इसी तरह से उनका मनसबदारी सिस्टम जो है वो ये बताता है कि एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के लिए तैयार किया गया था। दैट वाज द मनसबदारी सिस्टम ऑफ द मुगल्स। ओके, उन पर जिम्मेदारी रेवेन्यू कलेक्शन की भी थी, उन पर जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी थी, उन पर जिम्मेदारी सेना की, डिफेंस की भी थी। लेकिन आज आप जिस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो वो ब्रिटिशर्स की पर्टिकुलर देन ब्रिटिशर्स की है, जिस फैशन में आप फॉलो कर रहे हो। तो दो सवालों को भी कंफ्यूज मत करें कि भाई सिविल ऐसे कोई कर्मचारी वर्ग या ऐसी कोई सेवाएं कभी भारत में रही नहीं तो इतने बड़े स्टेट कैसे मैनेज हो गए, रही हैं। लेकिन आप जिस फैशन में आज सिविल सर्विसेज को फॉलो कर रहे हो उनका जन्म अंग्रेजों के समय में आता है। तो इसे ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा उन पर गया। क्यों आएगा उन पर और समय कौन सा होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश क्वीन से चार्टर लेकर के व्यापार करने आई। 1602 से 4 के अराउंड उनको चार्टर मिला, फिर वो भारत आए, यहाँ आकर के व्यापार करने लगे, ट्रेड एंड कॉमर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे इस व्यापार के चक्कर में भारत में उस समय में मुगल रूल जो डिक्लाइन हो रहा था और रीजनल किंग्स खड़े हो रहे थे, उन धीरे धीरे रीजनल किंग की अपनी लड़ाइयाँ और घरेलू लड़ाइयों का लाभ उठाते उठाते वो पॉलिटिकल कंट्रोल भी करने लगे। और उस पॉलिटिकल कंट्रोल का बड़ा नतीजा निकला 1757 की बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। और बंगाल के नवाब इस युद्ध में हारे हैं। ये प्लासी का युद्ध था जिसने राजनीतिक पटल पर यानी कि पॉलिटिकल फ्रंट पर फुटहोल्ड दिलाने का काम किया ब्रिटिशर्स को। और बस फिर थोड़ा समय आगे बढ़िए, 1763 का समय आएगा 57 के बाद, बैटल ऑफ बक्सर, जो 1757 में पॉलिटिकली अचीव किया था ब्रिटिशर्स ने, 1763 की बक्सर की लड़ाई ने उस पर मोहर लगा दी। और उस लड़ाई के फलस्वरूप उन्हें मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए, दीवानी के अधिकार। द राइट ऑफ टैक्स कलेक्शन, दैट इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स। और आज से कंपनी हो गई कंपनी बहादुर। अगर किसी राजघराने को ये नाम दिया जाता था तो वो राय बहादुर हो जाते थे। अब ये अधिकार मुगल बादशाह ने सीधा कंपनी को दे दिया तो कंपनी हो गई कंपनी बहादुर। और अब लोगों के घरों में जो टैक्स कलेक्ट करने जाते हैं वो कंपनी बहादुर जाती है, कंपनी बहादुर के कर्मचारी जाते हैं। तो जब बक्सर के युद्ध के बाद मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कंपनी को दे दी गई, तो तब कंपनी को नीड फील हुई कि नाउ वी नीड ऑफिसर्स। और कंपनी की जो मिलिट्री और डिफेंस एक्टिविटीज़ हैं उनसे अलग सिविल एक्टिविटी करने के लिए कोई ऑफिसर चाहिए अब हमें, जो सिविल वर्क देखें, कमर्शियल वर्क देखें। लड़ाई और जंगों का काम जो देख रहे हैं देखें, लेकिन ये काम कौन देखे? तो इस नीड को फील करते हुए 1770s के दौर में इसकी फील्ड में काम करेंगे वारेन हेस्टिंग्स। तो ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत
तो फाउंडर है जो सिविल सर्विसेज का, वो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, आई बात समझ में? ये सारे कौन हैं? गवर्नर, गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग वाज द मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फाउंडर याद रखिए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये फादर हैं, मैंने कहा फाउंडर हैं। एक फॉर्म में ये लेकर के आगे सिविल सर्विसेज की ये है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, 1780s का दौर जब ख़त्म हुआ, मैं हम 17 में ही चल रहे हैं ना, 86, 87, 88 इस समय में कॉर्नवालिस ये देख रहे हैं कि सर्विसेज लूज हैं, इन्हें रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो फॉर्मलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन करके एक प्रॉपर फैशन में सर्विसेज चलाने का काम कॉर्नवालिस ने किया, इसलिए कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि कौन है फादर, तो कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल। और इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने रिफॉर्म किया उन सर्विसेज को। कॉर्नवालिस ने सिर्फ सिविल सर्विस को नहीं, हर फील्ड को ही रिफॉर्म किया था। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। सिविल सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन अब इंडिया में अंग्रेज़ों के बिहाफ पे कौन रूल कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने वाले उनके कोई डायरेक्टर होंगे, प्रमोटर होंगे। जैसे हर कंपनी को कोई डायरेक्टर बनाते हैं, प्रमोटर बनाते हैं, तो उनका कोई ना कोई अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी होगा। तो शुरुआत में इस सिविल सर्विसेज में जो लोग भर्ती होते थे, वो कोई एग्ज़ाम दे करके आना या कोई मेरिट बेस्ड कंपटीशन होना, ऐसा नहीं था। कंपनी के जो बोर्ड था, वो जिन्हें डिसाइड करता था, नॉमिनेट करता था, वो नियुक्त हो जाते थे। तो मतलब सिविल सर्विसेज को किसकी पैट्रोनेज मिली हुई थी? कंपनी की। तो ये पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम था। तो शुरुआत में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे वो तो नॉमिनेट होते थे, नाम उनका दे दिया जाता था। और मोस्टली जो रसूखदार घराने हैं ब्रिटेन के, वो चाहते थे कि हमारे परिवार के लड़के इंडिया की सिविल सर्विसेज में नॉमिनेट हो जाएं। वो जिसका शेयर ज़्यादा रहता था कंपनी में, जिसका दबाव ज़्यादा था, या राजघराने में जिसकी ज़्यादा चलती थी, वो अपना बंदा फिट करा देते थे। आई बात समझ में? बंदा फिट हो गया, नॉमिनेट हो गया। और ये किसकी वजह से? ब्रिटिश कृपा, अनुकंपा, द पैटर्नेज, ईस्ट इंडिया कंपनी की पैटर्नेज में ये सर्विसेज चली हैं। और नॉमिनेटेड प्रोसेस से ये हुआ 1800, 1810, 1820। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स भारत को रूल करने के लिए समय समय पर ब्रिटेन से कुछ रूल्स बना के लाते थे। उन्हें हम कहते हैं द एक्ट, और वो एक्ट ज़्यादातर कहलाएं द चार्टर एक्ट। तो 1813 में एक चार्टर एक्ट ले आए। कहाँ से बनते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश राजघराने में। मतलब है भारत, नियम वहाँ बन रहे हैं। उस चार्टर एक्ट में ये था, इंडियन उसके मुताबिक चलते थे। फिर 1833 में एक एक्ट ले आए। 1853 का जब एक्ट आना था, उसके पहले लगातार ये आवाज़ें उठ रही थी कि ये जो सिविल सर्विस का कल्चर ऑफ सिलेक्शन है ना, इसे बदलो। सारे कैंडिडेट नॉमिनेटेड चलें, ये ठीक नहीं। तो इसके थोड़ी पहले ही एक सिस्टम नॉमिनेटेड कम एडमिशन यानी कि कंपटीशन हो चुका था। लेकिन 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकॉले ने, किसने? मैकॉले ने। मैकॉले के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये वही थे जो ये चाहते थे कि मैं क्या ऐसे भारतीयों का वर्ग पैदा करना चाहता हूँ जो रक्त और चमड़ी से तो भारतीय होंगे, लेकिन विचारों से, सोच समझ से, अपनी प्राथमिकताओं से, थॉट से, प्रेफरेंसेस और चॉइस से वो वेस्टर्न होंगे। ये वही मैकॉले, टीबी मैकॉले। ओके, मैकॉले ने 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की कि ये जो पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज है, ये नॉमिनेशन बेस्ड सिस्टम है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। यही कारण है कि सही से काम नहीं हो पा रहा है भारत में। हमें मेरिट बेस्ड सिस्टम इंड्यूस करना चाहिए। मैकॉले की रिपोर्ट पर बेस्ड 1853 का जो चार्टर एक्ट बना, उस एक्ट में मेरिट बेस्ड सिस्टम को जगह दे दी गई। उसके तहत 1854 में कंपनी का पैट्रोनेज सिस्टम ख़त्म और मेरिट बेस्ड सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट शुरू हुआ। इसके तहत 1855 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया।
तो 1853 में मैकॉले के सुझाव, 53 के चार्टर एक्ट में फिर उन सुझावों को जगह दे दी, 1854 में फिर उसके लिए पैट्रोनेज सिस्टम ख़त्म करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक अवधारणा आ गई। 55 से एग्ज़ाम चालू, 1855 से एग्ज़ाम चालू। कहाँ होंगे? लंदन। कौन कराएगा? सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होल्ड कराएगा सिविल सर्विसेज कमीशन। कहाँ है? लंदन में ही, वहीं पर एग्ज़ाम हो रहे हैं और पेपर दीजिए, बच्चे ट्रेंड होंगे। हेलेबरी कॉलेज जो है वहाँ का, वहाँ से उनकी ट्रेनिंग होगी और वो इंडिया आके जॉब करेंगे। 18 से 23 वर्ष उम्र रखी गई, आज 21 से 32 साल है, तो 18 से 23 साल उम्र रखी गई। और मेजॉरली सिलेबस ऐसा तैयार किया जाता था कि इंडियंस की रीच से बाहर हो जाए। यूरोपियन सिस्टम ऑफ क्लासिक्स, द क्लासिकल लिटरेचर, लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, मैनर, उसे सिलेबस में डोमिनेंस दिया जाता था और इंडियंस की रीच के बाहर था और वो लोग उसे बहुत आसानी से समझ लेते थे। आई बात समझ में? इस प्रोसेस के तहत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मदद से फिर भी भारतीयों ने सफलता हासिल की और 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, पहले भारतीय बने जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया मेरिट बेसिस पर। 1864 सत्येंद्र नाथ टैगोर। इतनी बात समझ में आई? प्रक्रिया आगे बढ़ी, भारत राजनीतिक रूप में चेतन हो रहा है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, कांग्रेस का गठन हो गया। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कर दी और कांग्रेस लगातार ये मान रही थी कि इंडियंस को हायर जॉब्स में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, ऑफिशियल कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, भारतीयों को सम्मान दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सर्विसेज में हो। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आए और दूसरा इंडियन को हायर कैडर में जॉब दो। अब बार बार दिमाग में आता है कि इंडियन को हायर कैडर में जॉब का मतलब, उसके लिए एक बार पीछे चलता हूँ ताकि आप चीज़ों को ट्रेस कर पाएँ। और वो ये, वारन हेस्टिंग्स के समय में जब सिविल सर्विसेज की जॉब आप लोगों से लेते थे, उनसे काम कराते थे, तो आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते थे और वो एग्रीमेंट को आप जिस टर्म से बुलाते हैं दैट इज़ कोवेनेंट। तो आप उन ऑफिसर्स के साथ एक कोवेनेंट साइन करते थे। तो उसी समय से एक कॉन्सेप्ट बिगन हुआ, द कोवेनेंटेड सर्विसेज। क्या? द कोवेनेंटेड सर्विसेज। कोवेनेंटेड सर्विसेज मतलब द हायर लेवल सर्विसेज, जिसमें मोस्टली ब्रिटिशर्स ही होते थे। बट अब इतनी हाई सैलरी, बंगला, गाड़ी, घोड़ा सबको देंगे तो हाउ विल यू वर्क? आप काम नहीं कर सकते। इसलिए लार्जर लेवल वर्क जिनसे कराना है, ये लोग तो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हैं और ये जॉब्स रिजर्व रखी है ब्रिटिशर्स के लिए, सारे मज़े वो लूटें। बट ये जिनसे काम लेंगे वो इतने सारे लोग, वो ब्रिटेन से क्यों लाने और उन्हें इतना पैसा क्यों देना? तो वो हो गई द अनकोवेनेंटेड। द अनकोवेनेंटेड। तो कोवेनेंटेड सर्विसेज, हायर सर्विसेज फॉर द ब्रिटिशर्स, reserved for the Britishers. Uncovenanted, the low profile jobs or the less paid jobs or the less benefits, less emoluments for the Indians. तो सेवाएं कोवेनेंटेड अनकोवेनेंटेड में बट करके चला करती थी, ये इस मैनर में काम कर रही थी और लगातार भारतीय ये आवाज़ उठा रहे थे, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को कोवेनेंटेड सर्विसेज में लीजिए और ओवरऑल सर्विसेज में इंडियंस का रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखना चाहिए, ज़्यादा इंडियंस होना चाहिए, भारत को रोज़गार ज़्यादा मिलना चाहिए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। 1886 में इंडिया में सिविल सर्विसेज के अब तक के कामकाज को इवेलुएट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और किन सुधारों की ज़रूरत है, इस सब को अपनाने के लिए एक कमीशन बैठाया गया और ये था एचिंसन कमीशन। कौन सा कमीशन? चिंसन कमीशन। आई बात समझ में? एचिंसन कमीशन ने कहा कि इट्स फाइन, बिल्कुल सही है, मुद्दा हमें करना है सुधार और वो सुधार अब ये होगा। तो एचिंसन कमीशन ने कहा कि ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेनेंटेड अनकोवेनेंटेड को ख़त्म करिए और सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट लेकर के आइए, 3 सर्विसेज एग्जिस्ट करेंगी, इंपीरियल सिविल सर्विसेज,
प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, सबॉर्डिनेट सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज ICS, प्रोविंशियल सर्विस सिविल सर्विसेज आज भी PCS, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज लोग क्या देते हैं पंजाब सिविल सर्विस, ये गलत वर्ड है, और द सबॉर्डिनेट सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज हमें लेकर के आनी है। अब का ट्रेंड इस हिसाब से चलेगा। ये हचिंसन कमीशन की रिपोर्ट थी। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा कौन? अभी आगे जाएंगे, पहले एक्ट आ रहे थे, अब उन एक्टों के थोड़े नाम बदल जाएंगे और वो इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। इसे आप कह सकते हैं मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड, 2 व्यक्ति, तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, बस इसे याद रखना, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। और ये है एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। हचिंसन कमीशन की रिपोर्ट को ये ध्यान में रखेगा, पर अभी सिर्फ हचिंसन कमीशन की रिपोर्ट से ये हुआ है ऐसा नहीं है, चीज़ें बदलेंगी। 1912 में 1886 में हचिंसन कमीशन की रिपोर्ट आई, 1887 में बांटने को कहा इन सर्विसेज को इस मैनर में, और लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि इंग्लैंड के साथ साथ एग्ज़ाम इंडिया में होल्ड कराओ, वहाँ जाके पेपर देना मुश्किल है, हमारे लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, आप उम्र पे उम्र घटाते जा रहे हो, बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा पेपर देने का, आप कोई भी कोशिश करके इंडियंस को बाहर रखना चाह रहे हो सर्विसेज से। चलो 1912 में इस्लिंगटन कमीशन आया और इस्लिंगटन कमीशन ने रिकमेंडेशन की कि जो हायर सर्विसेज हैं उसमें कम से कम 25% इंडियंस को जगह दी जाए, 25% कम से कम इंडियंस को जगह दी जाए। एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली ब्रिटेन और इंडिया दोनों में होल्ड किए जाएं, इंडिया में भी एग्ज़ाम कराए जाएं। इस चीज़ को भी 1919 का रिफॉर्म्स अपने ध्यान में रखेगा। तो 2 रिपोर्टें आ गई हैं, एक हचिंसन की और एक इस्लिंगटन की। चल रही है मुहिम देश के स्तर पे, धीरे धीरे मानेंगे, एकदम से तो मानेंगे नहीं। अब 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म समझ लीजिए, इससे ही मिला है जो भी आज मिला है आपको। सब कुछ जो मिला है किससे मिला है? इससे मिला है। आई बात समझ में? अब ब्रिटेन में तो सिविल सर्विसेज कमीशन तभी बन गया था जब मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम होने लगे, लेकिन अभी तक इंडिया के कमीशन का तो कोई जिक्र नहीं आया। 1919 के इस कानून में ये कहा गया कि वो जो आपके सामने इम्पीरियल सिविल सर्विसेज है, वो इम्पीरियल सिविल सर्विसेज 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक सेंट्रल सर्विसेज, जो आज आप देखते हैं सेंट्रल ग्रुप ए, ग्रुप बी, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंपीरियल सिविल सर्विसेज से आप हो गए इंडियन सिविल सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, ये 2 हिस्सों में बढ़ गई। बाकी वो प्रोविंशियल सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज, डन। और 1919 के कानून के तहत ही आपको ये अधिकार मिला कि अब एग्ज़ाम इंडिया में भी होंगे। तो 1922 में पहली बार इंडिया में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होल्ड हुआ। इंडिया में 1922 में एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का होल्ड हुआ। इतनी बात समझ में आई? इसके लिए इंडिया में एग्ज़ाम कराने के लिए एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। आई बात समझ में? फिर आगे जा कर के 1924 में ली कमीशन ने ये रिपोर्ट पेश की कि एक परमानेंट पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया के लिए गठन करिए जो रेगुलर बेसिस पर इंडिया में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए। ये 1924 की ली कमीशन के रिपोर्ट में आया और इसी के तहत 1 अक्टूबर 1926 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज आगे जाके यूपीएससी होगा, इसका गठन हुआ।
1 अक्टूबर 1926 को, जो आज आगे जाकर के यूपीएससी होगा। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि देश को आज़ादी देने के लिए एक बहुत डिसीजिव कानून आया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से आता है। तो उस एक्ट के पहले जो भी आया वो सब उस एक्ट में समा गया, और हमने फिर उस एक्ट से चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सही में उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक लॉज और प्रोविजंस फॉर द फेडरल, एक लॉज और प्रोविजन फॉर द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस वाला हिस्सा तो उस एक्ट का लागू हो गया था, फेडरल वाला कभी लागू ही नहीं हुआ। लेकिन उस फेडरल वाले हिस्से में लिखा था कि इंडिया के लिए एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इसी बात को दोहराया कि इंडिया के लिए एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी होगा। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले एफपीएससी का नाम बाद में आज़ाद भारत में यूपीएससी पड़ा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पड़ा, जिस एफपीएससी को जगह 1926 1 अक्टूबर को ही मिल गई थी, जिसके लिए प्रयास परमानेंट रूप में स्थापित करने के ली कमीशन ने किए। और ली कमीशन को ये प्रेरणा, ये अधिकार कहाँ से मिला? क्योंकि 1919 के मॉन्टेग चैम्फोर्ड रिफॉर्म ने भारत में एग्ज़ाम कंडक्ट करने की अनुमति दे दी थी, और वो नहीं हो सकते थे यहाँ पे एक कमीशन बनाए बिना। तो इसलिए उस समय में एक कमीशन एग्जिस्टेंस में आया, वो एग्ज़ाम होल्ड कराने के लिए, जिस कमीशन को ली कमीशन की रिपोर्ट पर 1926 1 अक्टूबर को परमानेंट किया, और जिस प्रोविजन को बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में भी इंडक्ट किया। और आज हम उसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 वाले को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में चला रहे हैं। ये है कहानी। इसी तरह से देश चल रहा है। और फिर फाइनली 1946 को भारत के किन पार्टियों के साथ, किन नेताओं के साथ पावर ट्रांसफ़र करना है, आज़ाद भारत को कौन चलाएगा, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मैटर सेटल करने के लिए भारत आया ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन प्लान। उस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में एक चुनाव होना था। उस चुनाव के चुने हुए मेंबरों पर दो जिम्मेवारियां आनी थी। एक जिम्मेवारी आनी थी कि उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बना के संविधान बनाना था आज़ाद भारत के लिए, और दूसरा उसी चुनाव में चुने हुए लोगों के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव बनानी थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होगा आज़ादी मिलने तक इंडिया में अंतरिम गवर्नमेंट का काम करना, इंटरिम गवर्नमेंट का काम करना। फिर आज़ादी मिलने के बाद भी वही रहेगी गवर्नमेंट जब तक देश में संविधान बन के लागू ना हो जाए और उस संविधान के मुताबिक पहले जनरल इलेक्शंस ना हो जाएं। क्योंकि पहले जनरल इलेक्शंस तो आप सब जानते हैं 1951 के एंड से शुरू होकर 52 में जाके कंक्लूड हुए। लोकसभा के पहले आम चुनाव तो तब हुए क्योंकि संविधान ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और संविधान पर सिग्नेचर किए सबने 26 जनवरी 1949 को। आई बात समझ में? तो उस समय तक देश चलाने के लिए भाई कोई सरकार तो चाहिए थी। वो बात अलग है कि 1952 के जनरल इलेक्शनों के बाद भी देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री उस समय में पंडित नेहरू ही रहे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसके पहले भी जो सरकार देश चल रहा है उसके भी तो प्रधानमंत्री नेहरू ही थे, क्योंकि वो जो अस्थाई रूप में देश चलाने के लिए एक सरकार बनाई, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट, उसमें प्रधानमंत्री नेहरू ही थे। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के कॉन्सेप्ट के तहत वो जो चुनाव हुए, उनके तहत वो चुने हुए लोगों को एक संविधान सभा बना के संविधान भी बनाना है, पर उन्हीं चुने हुए लोगों में से जो लोग आएंगे निकल के, उन्हें एक सरकार भी बनानी है जो अंतरिम सरकार के रूप में देश चलाएगी। उसमें गृह मंत्री का काम वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे गया। इसलिए आज़ादी के पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ गृह मंत्री कहला रहे हैं, और 21 अप्रैल 1947 को उस अंतरिम सरकार के गृह मंत्री के ओहदे के तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोबेशनर्स हैं उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, और उन्हें कह रहे हैं
कि सिविल सर्विसेज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, इसलिए उस दिन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं सिविल सर्विस डे के रूप में। अब आज़ादी के पहले गृह मंत्री कहाँ से आए, क्लियर हो गया। आज़ादी मिली 15 अगस्त और प्रोग्राम हो रहा है अप्रैल 1947 को, क्योंकि देश की एक अंतरिम सरकार एग्जिस्टेंस में थी। ओके, और इसके बाद जाकर के 3 जून, अप्रैल के बाद मई, फिर 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि भारत बढ़ेगा और इस दिन आज़ादी होगी। दैट्स ऑल। और 15 अगस्त को आज़ादी हो गई, 14 अगस्त को पाकिस्तान हो गया, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया, कहानी खत्म। लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से वो 3 जून को आया 1947 को। लेकिन तब तक हमारी इंटरिम सरकार थी, तभी तो इतने दंगे भड़काए गए, इतने दंगे देश में भड़काए गए। अंग्रेज़ों की ये साजिश थी कि ये दंगे कंट्रोल नहीं होंगे और नाम भारतीयों पर ही लगाएंगे, क्योंकि अब तो सारी जिम्मेवारी अंतरिम सरकार की है। करो मैनेज इंडिया को, लगाओ आरोप नेहरू पर भी तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लगाओ पटेल पर आरोप कि तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। दैट्स ऑल। ओके, उसी सिविल सर्विसेज डे को आज हम 21 अप्रैल में मना रहे हैं, क्योंकि वो मेटकाफ हाउस में उन्होंने स्टील फ्रेम कहा। स्टील फ्रेम क्यों कहा? स्टील फ्रेम का कहने का मतलब क्या है? फ्रेम शब्द से आप इतना समझ लीजिए कि जब आप वॉकर पकड़ करके चलते हैं, वो आपके सामने सारा जो एक ढांचा खड़ा है वो एक फ्रेम ही है। वो फ्रेम किस मेटल का बना है? आयरन का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। तो इसी तरह से एक घर जब आप बनाते हैं, मेन एस्पेक्ट है कि ये जो आपने पूरा का पूरा घर बनाया, इसका बुनियादी ढांचा क्या है। जो हम नीचे डीपीसी लेवल पर बीम डालते हैं, जो हम पिलर खड़े करते हैं, जिनके बीच में ईंटें भरी जाती हैं, इसी तरह से हमारे देश में प्रशासनिक इन सेवाओं को, ये जो सिविल सर्विसेज हैं, इन्हें स्टील फ्रेम इसलिए कहा कि चाहे वो वेलफेयर का काम हो, चाहे वो देश को एक सूत्र में बांधने का काम हो, चाहे वो नेशनलिज्म अचीव करना हो या नेशनल इंटीग्रिटी हो, चाहे अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल हो, हर मामले में ये की पोजीशन होल्डर हैं। सरकार की हर योजना लोगों तक पहुंचाना, सिर्फ योजना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की हर ऑब्लिगेशन को ज़मीनी स्तर पर फुलफिल करना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन नहीं, हर तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज़मीन पर देना, सारा कुछ एक सिविल सर्वेंट देखो क्या कर रहा है, लोगों की मांग को समझ रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है, मंत्रीगणों तक। संसद में बिल बन करके आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, क्योंकि सेक्रेटरियों के द्वारा कैसे डिमांड आर्टिकुलेट करनी है डिसाइड कर रहे हैं, कैसे जो बिल पास हो गया वो तो बिल ही होता है, सिर्फ उसे एक डिटेल्ड पॉलिसी कैसे बनाना है, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, डिटेल्ड पॉलिसी कैसे बनाना है, सिविल सर्वेंट डिटेल्ड पॉलिसी बना रहा है। जमीनी स्तर पर उसे कैसे लागू करना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सारे सिविल सर्वेंट, IPS ऑफिसर सारे। तो मतलब प्रशासनिक कामों से लेकर के सारी जन कल्याण की योजनाओं से लेकर के देश को हर तरह से मैजिस्ट्रियल लेवल पर कंट्रोल करते हुए, न्यायिक को बहाल करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर, दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट द स्टील फ्रेम। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें स्टील फ्रेम कह के पुकारा गया। सो सिविल सर्विसेज डे पर सिविल सर्विसेज को ट्रेस करते हुए इन 2-4 कमीशन और 2-4 व्यक्तियों का नाम मैंने आपको जो बताया, इसे ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हम एक कोवेनेंटेड एग्रीमेंट से शुरू होते हुए एक पैट्रोनेज सिस्टम से, नॉमिनेटेड सिस्टम से एक मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम में बदले, जो कि विदेशों से धीरे धीरे भारत की ओर एग्ज़ाम होने लगा और फिर विदेशियों की बजाय भारतीय आने लगे। क्योंकि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा तो एक बड़ा ट्रेंड ये आ गया कि अब फॉरेनर्स के लिए इंडिया इतना ल्यूक्रेटिव नहीं रह गया था। बड़ी तेज़ी से फॉरेनर्स का सिविल सर्विसेज में रुझान घटा और बड़ी तेज़ी से भारतीय उसमें घुसे। तो सिविल सर्विसेज में इंडियंस इतने भर गए 1939 के बाद, फिर इन्हीं सिविल सर्वेंट्स के द्वारा या उन्हीं मिलिट्री विंग्स के द्वारा अंग्रेज अब इंडियंस को एट्रोसिटीज़ नहीं कर पा रहे थे। बस ये कारण था कि वो यहाँ से गए। जब नेवी ने म्यूटिनी की वहाँ पर, अंग्रेज़ों को ये संदेश मिल गया कि अब जाने का समय आ गया, अब यहाँ नहीं रह सकते। इनके द्वारा अब इन्हीं के लोगों का दमन होना असंभव है। ओके, थैंक यू।